Welcome, friends. I am Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in societies and will benefit all society members. Website has very simple language articles, various draft of applications, over 125 earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is manager. मैनेजर, उसका अपॉइंटमेंट, उसका प्रोसीजर्स क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है, उसकी लायबिलिटीज क्या क्या है, उस चीज के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। टिपिकली छोटी सोसाइटियों में मैनेजर रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई सोसाइटी 15-20 मेंबर की है, 50 मेंबर की है, तो वो जरूरत नहीं पड़ती है। सोसाइटीज जिनके पास में प्रॉपर मैनेजर रखा हुआ है, तजुर्बेकार एक्सपीरियंस मैनेजर रखा हुआ है, इट इज कंसिडर्ड टिपिकली बाय अदर्स, बाय इन्वेस्टर्स एंड अदर पीपल हु वांट टू हैव अ डिसिप्लिन्ड सोसाइटी। उनको ऐसा लगता है कि जिस सोसाइटी में प्रॉपर मैनेजर है, प्रॉपर ऑफिस है, इट इज कंसिडर्ड एज प्रिविलेज्ड, इट इज कंसिडर्ड एज ब्लेस्ड, it is considered as less disputable. This attitude is typically beneficial for big societies, since typically so small societies, छोटी societies के लिए उनको मैनेजर की जरूरत नहीं होती है, या they cannot afford to keep a manager. कई सोसाइटी पार्ट टाइम मैनेजर रखती है, 1 घंटे के लिए 2 घंटे पर डे का। कई सोसाइटी ऐसा बोलती है कि सिर्फ सैटरडे को आओ, सिर्फ संडे को आओ। कई सोसाइटी बोलती है ऑल्टरनेट डेज आओ। तो ऐसी भी लोग सोसाइटीज में डिफिकल्टीज बढ़ती रहती है। बजट नहीं है तो डिफिकल्टीज बढ़ेगी नेचुरली। आपको एक मैनेजर है, अगर उसको बोलेंगे कि सिर्फ सैटरडे को आओ, तो ठीक है, वो और कहीं काम कर रहा हो सकता है, या सिर्फ संडे को आओ तो भी एडजस्ट होता है कि चलो ठीक है भाई, बाकी जगह काम कर लिया, एक सेकंड जॉब की तरह वो आपके सोसाइटी में आ गया 2-4 घंटे के लिए, और जो छोटा मोटा है वो करके चला गया। पर टिपिकली ये छोटा मोटा काम के लिए मैनेजर को बुलाना या करवाना वो सोसाइटी के हित के लिए नहीं है, क्योंकि वो काम कभी पूरा हो ही नहीं सकता। सोसाइटी के रिकॉर्ड्स रजिस्टर करने हैं, मिनट्स लिखना है, सोसाइटी के एप्लीकेशंस जो आए हुए हैं मेंबर के या डिपार्टमेंट की तरफ से या दूसरे कोई स्टैट्यूटरी बॉडीज, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, प्रॉपर्टी टैक्स है, एनए टैक्स है, वगैरह वगैरह के लिए, तो ये सब काम देखना एक दिन का या 2-4 घंटे का काम नहीं है, ये टिपिकली रेगुलर काम है। और ये काम को देखने के लिए भी आपको एक पर्टिकुलर माइंडसेट चाहिए उस चीज को देखने के लिए, क्योंकि बोरिंग काम है, चैलेंजिंग काम भी है, पर ये काम करना तो है, क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो कानून का उल्लंघन होता है, वायलेशंस होते हैं, कई पेनल्टीज होती है, उसके अंदर इंटरेस्ट भी लग जाता है, और वो जो पेनल्टीज और जो इंटरेस्ट है मैनेजिंग कमेटी के नेग्लिजेंस और डेफिशिएंसी की वजह से अगर होता है
तो मैनेजिंग कमेटी को अपने खुद के जेब से भरना है। वो सेक्शन 73(1) में लिखा हुआ है कि आपके ओमिशंस और नेग्लिजेंस का कारण जो है वो आपको खुद को भरना है। अब वो छोटी सोसाइटी हो या बड़ी सोसाइटी हो, काम तो है ही है। बिल्स बनाने हैं, रिकॉर्ड्स रजिस्टर रखने हैं, मेंबरशिप के ट्रांसफर के फाइल आते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज के नोटिस आते हैं, पानी डिपार्टमेंट से आ सकता है, प्रॉपर्टी टैक्स के डिपार्टमेंट से आ सकता है, लीकेजेस है, ये है वो, कितनी ढेर सारी चीजें होती है। एक और महत्व की चीज ऐसी है, मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि कई बार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के एक स्टाफ को मैनेजर रख लिया जाता है। बुद्धिमानी का काम नहीं है, ना करें। उनका सोचने सचने समझने का तरीका अलग है और वो अपने बाइस्ड व्यूज से लेके अगर सोसाइटी चलाएंगे तो टिपिकली ऐसे लोग थोड़े समय के लिए टिकते हैं और वो काम नहीं होता आपका, अल्टीमेटली आपको प्रेजुडाइज कर देंगे वो। इससे बेहतर है कि अगर सोसाइटी के अंदर से ही कोई जानकार आदमी है, कोई रिटायर्ड आदमी है या कोई वॉलंटियर कर सकता है देखने के लिए, तो उस पर भरोसा करके, जो कि एक नॉन मेंबर होना चाहिए, मेंबर का रिलेटिव हो सकता है वो। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर अनिल भाई है तो अनिल भाई के बाकी परिवार वाले जो मेंबर नहीं है सोसाइटी के रिकॉर्ड में, उसमें से कोई भी, उसके मदर फादर हो, उसका बेटा हो, उसकी बीवी हो, ये हो, आप उसको सोसाइटी का मैनेजर करके रख सकते हो। और उस ये भी बोला जाएगा कि वो बायस्ड है, उसको नॉलेज होना चाहिए उस चीज का। ऐसे कई लोग हैं जो सोसाइटी में मिल जाते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, बातचीत करिए, नोटिस लगाइए और पक्का आएगा, कोई ना कोई तो आएगा ही। अगर आप बाहर मैनेजर को 100 रुपया मंथली पगार दे रहे हो तो सोसाइटी में जो भी कोई आता है उसको 50 दो, 60 दो, 70 दो, पर वो सोसाइटी का घर का ही कोई ना कोई होता है। तो आपके लिए वो एब्सोल्युटली बेटर रहता है, कॉन्फिडेंस भी मेंटेन रहता है और उसका चीटिंग करना या पैसे खाना या रिकॉर्ड को मैनिपुलेट करने की संभावना एकदम मिनिमल हो जाती है। पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट देके टेक्निकली क्वालिफाइड मैनेजर को इनवाइट कर सकते हो, प्रेफरेबली समबडी हु इज 50 ईयर प्लस पर्सन, 50 साल के ऊपर का व्यक्ति हो, जिंदगी का तजुर्बा हो, उसको मन शांत हो चुका हो, तब तक लोगों से बात करने की तौर तरीका हो, तमीज हो, सॉफ्ट बात करे, प्रॉब्लम्स को समझे, सॉल्व करे, ऐसा कोई व्यक्ति को आपको स्काउट करना, ढूंढना है। उसके अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर ऐसा है कि मैनेजर को अपॉइंट करने का अधिकार क्षेत्र जो टिपिकली तो मैनेजिंग कमेटी का है, लेकिन उसका जो पगार पानी है वो जनरल बॉडी से आपको अप्रूवल लेना है। मैनेजर को अपॉइंट करो, उसका बायोडेटा लो, उसका फोटो ले, वगैरह वगैरह जो भी है, केवाईसी लेना पक्का जरूरी है। आधार कार्ड हो गया, जैसे आजकल के दिनों में हमारे तरफ से केवाईसी क्या होता है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड, ये दोनों की कॉपी लेके रखनी है आपको। उसकी ड्यूटीज क्या होंगे, एमसी डिसाइड करता है, एमसी मीन्स मैनेजिंग कमेटी। टाइमिंग्स क्या होंगे वो भी एमसी डिसाइड करता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, उसकी लाइबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, क्या आप मैनेजर को सिग्नेटरी अथॉरिटी बना सकते हो क्या, ये सारा कुछ जो भी कुछ है, ये चर्चा जनरल बॉडी में होगा। प्रॉपरली रेजोल्यूशन रिकॉर्ड करना है कि भाई मैनेजर रख रहे, उसको हम क्या क्या ड्यूटी दे सकते हैं, क्या क्या टाइमिंग हो सकता है, जनरल बॉडी का मत लेके प्रेफरेबली तो उसको आप रखिए। अब सिग्नेटरी अथॉरिटी होता है, मैनेजर को सिग्नेटरी अथॉरिटी देना है या नहीं देना है, ये पॉसिबिलिटी है, ये जरूरी नहीं है, इट्स नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी कि सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर को सिग्नेटरी अथॉरिटी है। कानून में लिखा हुआ है, आई एम कमिंग टू दैट, यू कैन गिव अथॉरिटी टू योर मैनेजर।
मैनेजर को जो भी कुछ सैलरी दे रहे हो तो मैनेजर से का प्रॉपर्टी टैक्स उस पर डिडक्शन करना, जो बाकी का स्टैट्यूटरी डिडक्शंस है वो लेना है। सोसाइटी के मैनेजर, हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजर को प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल नहीं है। नॉन हाउसिंग सोसाइटी जो है उसको प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल है। जैसे उदाहरण के तौर पे कोऑपरेटिव बैंक हो गया या एग्रीकल्चरल सोसाइटीज हो गई, क्रेडिट सोसाइटीज हो गई, ये सब के लिए प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल है। नॉन हाउसिंग सोसाइटी मैनेजर को कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। नॉन हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन का प्रिस्क्रिप्शन अभी तक नहीं आया हुआ है, लेकिन नॉन हाउसिंग सोसाइटी मैनेजर है तो उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन एमसीएस एक्ट सेक्शन 74 के अंतर्गत लिया दिया जाता है। फॉर हाउसिंग सोसाइटी मैनेजर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करने का अधिकार कोऑपरेटिव कमिश्नर को है, एंड दैट इज अंडर सेक्शन 154B-28। ओके, अब मैनेजर को सिग्नेटरी अथॉरिटी बनाना है या नहीं बनाना है उसका वर्णन आपको मिलता है, जहां पे मैनेजर इज क्लासिफाइड एज एन ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी अंडर सेक्शन 2(20). और अभी हाउसिंग सोसाइटी के लिए जो स्पेसिफिक अमेंडमेंट आया हुआ है, अमेंडमेंट इज ओनली एंड ओनली फॉर द हाउसिंग सोसाइटी, नॉट फॉर अदर सोसाइटी। दैट अमेंडमेंट नंबर इज 154B-1(19). तो ये दोनों सेक्शन में मैनेजर इज क्लासिफाइड एज एन ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी। सेम टू सेम MC is also classified as an officer of the society. अब ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी है, लाइबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसकी। सोसाइटी का ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटी डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्स, एफडीआर, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट्स, मेंबर्स की फाइल्स, बाकी स्टैट्यूटरी जितने भी रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स वगैरह हैं उसको मेंटेन करने का काम, उसको अपडेट करने का काम, ये सारा, और उसके डॉक्यूमेंट का कस्टडी का जो काम है ये आपके मैनेजर है, हु इज एन ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी। So this entire thing logically is handled solely, अकेला मैनेजर करता है ये। अगर आपकी बड़ी सोसाइटी है और आपने उसे असिस्टेंट मैनेजर रखा हुआ है या सुपरवाइजर रखा हुआ है तो बात अलग है। दिस मीन्स कि जब मैनेजर बदली होता है, जैसे मैनेजिंग कमेटी कैसे बदली होती है, तो उसमें हैंड ओवर और टेक ओवर डॉक्यूमेंट का लिस्ट बनाना है। उसी तरह मैनेजर जब बदली होता है, बिकॉज इज एन ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट का लिस्ट बनाना है, रिकॉर्ड्स का, हैंड ओवर और टेक ओवर के लिए आपको यूज करना है उसको। तो जब मैनेजर आता है तो उसको ये लिस्ट दिया जाता है कि भाई ये 1 to 50 डॉक्यूमेंट्स हैं, सोसाइटी के फाइल्स है, रजिस्टर्स है, ये आपको आपकी कस्टडी में दे रहे हैं। मैनेजर जब खुद आता है उसके कार्यकाल में, उसके टेन्योर में, उसको अपना जो फाइल रिकॉर्ड ऐड किया नहीं किया उसको अपने लिस्ट में जोड़ना है। और जब वो छोड़ के जाता है या जब उसको निकाल दिया जाता है या हकल दिया जाता है, टिपिकली जैसे मुंबई की कई सोसाइटी में होता है, तो ये उसको एक हैंडओवर लिस्ट देना है। हैंडओवर लिस्ट के साथ में जो हमने अभी बात किया, सोसाइटी के सारे डॉक्यूमेंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बैंक अकाउंट्स, मेंबरशिप फाइल्स, स्टैट्यूटरी फाइल्स वगैरह वगैरह सारा कुछ आ गया। तो ये हैंडओवर और टेक ओवर प्रोसेस सिर्फ मैनेजिंग कमेटी के साथ में नहीं है, इट हैज टू बी डन विद द मैनेजर ऑल्सो। So this handover and takeover list, you have to preserve it permanently, क्योंकि 2-5 साल के बाद में पता चलता है कि क्या मैनिपुलेशन हो। किसी को आज चेक करने की पड़ी नहीं है, सुविधा नहीं है, चलता है। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा, कोई तो ये गोंसाल्विस करके एक मैनेजर था, उसके पेपर में बड़ा बड़ा फोटो भी आया, उसने तो करोड़ों रुपए का गवाह किया।
अगर आप गूगल करेंगे तो वो भी मिलेगा आपको। तो मैनेजर अगर सोसाइटी के का मिसमैनेजमेंट करता है, मिस हैंडलिंग करता है, या मैनिपुलेट करता है, या चीटिंग करता है, या स्विंडलिंग करता है रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स, कार्यभार को देखते हुए वगैरह, तो ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर आईपीसी सेक्शंस, आज के दिन पे बीएनएसएस जिसको कहते हैं, और एमसीएस एक्ट के अंदर ही प्रोविजन है उसको प्रोसिक्यूट करने का, दैट इज सेक्शन 146 रेड विथ 147। मैनेजर को जब आप रखते हो तो सोसाइटी में कितने ढेर सारे काम होते हैं। अब वो काम किस किस कानून के दायरे में आता है, जैसे उदाहरण के तौर पे एमसीएस एक्ट, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, उसके रूल्स, उसके बायलॉज। तो मैनेजर को बेसिक वर्किंग नॉलेज, काम पूर्ति नॉलेज तो होना चाहिए। एमसीएस एक्ट, रूल्स, बायलॉज, बीएमसी की कुछ बेसिक कानून है, जैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में कानून है, जैसे स्ट्रक्चरल ऑडिट के बारे में कानून है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, छोटा मोटा जानकारी तो होना चाहिए। फायर एक्ट, अगर बड़ी सोसाइटी है तो फायर फाइटिंग सिस्टम लगा रखा है, पूरा सिस्टम है, ऊपर टंकी है, वर्किंग हो रहा है नहीं हो रहा है। बीएमसी में पानी का प्रॉब्लम है, पानी का मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पानी का जो मीटर है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका क्या पेनल्टी होने वाला है, ये सब बेसिक तो जानकारी होनी चाहिए। सिमिलरली उसको छोटी मोटी जानकारी इनकम टैक्स की भी होनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न जब फाइल करने जाएगा तो उसको कोऑर्डिनेट करना है सोसाइटी के सीए के साथ में या अकाउंटेंट के साथ में। वो टीडीएस डिडक्ट करता है तो टाइम पे टीडीएस भरना है, या तो वो खुद भरे या तो टीडीएस कंसल्टेंट से भरवाए। सेम विथ जीएसटी, सेम विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी लॉज, उसको नॉलेज होना चाहिए कि भाई मेंबरशिप का ट्रांसफर फाइल आया तो किस बेस पे आया है, वो सेल डीड से आया हुआ है, एग्रीमेंट टू सेल से आया हुआ है, गिफ्ट डीड से आया हुआ है, रिलीज डीड से आया हुआ है, ऑप्शन सेल सर्टिफिकेट से आया हुआ है क्या, या कोई प्रोबेट डिग्री लेके आया हुआ है क्या, या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेके आया हुआ है क्या। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से क्या करना है, अभी जो नया अमेंडमेंट आया उसके अंदर प्रोविजनल मेंबर का प्रोविजन दिया हुआ है, तो उसके अंतर्गत कैसे एप्लीकेशन लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, वो सारी उसको बेसिक जानकारी तो होनी है। प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स हो गया, उसको ध्यान रखना है। इन अदर वर्ड्स, मैनेजर को एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनाना है। जैसे हमारा कैलेंडर कैसे 12 महीने का कैलेंडर दिया हुआ है, तारीख दिया हुआ है, वीक डे का नाम दिया हुआ है, मंडे टू संडे, मंडे वगैरह वगैरह, इसी तरह एक कैलेंडर आपका जिंदगी का चेकलिस्ट है। इसी तरह सोसाइटी के काम काज के लिए मैनेजर को चेकलिस्ट बनाना है कि जनवरी महीने में ये सारा काम करना है, फरवरी महीने में ये सारा काम करना है। हर रोज देखेगा वो ऐसे काम होता जाएगा, गलतियां कम होती चली जाएंगी, रूल्स स्ट्रीमलाइन होते चले जाएंगे, और मैनेजिंग कमेटी को उसको ये बोलना चाहिए कि आप प्रॉपरली अपने काम का चेकलिस्ट बनाओ, और सोसाइटी के ऑफिस के नोटिस बोर्ड में वो चेकलिस्ट परमानेंटली पेस्ट होना चाहिए, और एटलीस्ट एक सेपरेट फाइल होना चाहिए, ड्यूटीज ऑफ मैनेजर चेकलिस्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ द मैनेजर, और उसको वो पूरा करना है। रिव्यू करे मैनेजिंग कमेटी, जो भी ऐड करना है घटाना है वो करे। मैनेजर जब जॉब पकड़ता है तो उसको देखना है वो चीज को कि भाई ये चेकलिस्ट है, इतना ढेर सारा काम है, तो अभी मैं अपना पगार पानी क्या चीज पे बेस करूं। मैं 4 घंटे के ड्यूटी के लिए बुला रहे हैं मुझे, तो क्या 4 घंटे में ये सारा कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है। अब वो खाली जॉब पकड़ने के लिए हाँ हाँ बोल के जॉब पकड़ लेगा, 1-2 महीना के बाद में छोड़ देगा, तो फिर से सारा का सारा प्रोसेस सोसाइटी में शुरू करना है। रिकॉर्ड्स रजिस्टर की अफरा तफरी हो जाती है सोसाइटी में, क्योंकि हर मैनेजर आके कुछ ना कुछ मिस्टेक करता ही करता है, हर मैनेजिंग कमेटी भी मिस्टेक करती है। ये मिस्टेक्स आपके चेकलिस्ट से आप अवॉइड कर सकते हो। अगर मैनेजर इज एन ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी अंडर दैट सेक्शन 2 ब्रैकेट 20,
द क्वेश्चन अराइजेस कि चेक के ऊपर, लेटर वर्ड के ऊपर, एजीएम एसजीएम की नोटिस के ऊपर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के लिए या बेसिक काम के लिए क्या मैनेजर को अपॉइंट किया जा, क्या उसको अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं क्या इस अच्छी सारी चीज करने के लिए? इट इज पॉसिबल. इट इज पॉसिबल इन ए हाउसिंग सोसाइटी ऑल्सो. फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, जैसे आज के दिन पे एक्ट में तो लिख दिया है ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी है, लेकिन बायलॉ का अमेंडमेंट सरकार की तरफ से 2014 के बाद में आया नहीं है, मतलब लगभग 11 साल हो गए. लेकिन ये अमेंडमेंट बायलॉज में आप कर सकते हो कि सोसाइटी के मैनेजर को हम क्या क्या काम देना चाहते हो, क्या क्या लायबिलिटी होगी, क्या क्या वो साइन कर सकता है, क्या क्या साइन नहीं कर सकता है. अगर चेक में साइन करने की अथॉरिटी देनी है तो बायलॉ में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम. चेक में कितना अमाउंट की सिग्नेचर का अथॉरिटी देना है वो भी आप कर सकते हो. चेक में स्टैट्यूटरी पेमेंट्स के लिए अथॉरिटी देना है क्या, वो भी आप कर सकते हो. बायलॉज में वैसे लिख के करना है. पर ये अमेंडमेंट ऑफ द बायलॉज कैसे होगा? It has to be done via a general body resolution, deciding the amount of the check, type of document that the manager is authorized to sign to. जैसे उदाहरण के तौर पे आपने बोला कि नो ड्यू सर्टिफिकेट पर साइन करके दे देना, तो नो ड्यू सर्टिफिकेट पे मैनेजर को साइन कर सकता है. आप ऐसा भी बोल सकते हो उसके रेजोल्यूशन में कि इट विल बी काउंटर साइंड बाय एटलीस्ट वन ऑफ द मैनेजिंग कमिटी. That is also possible. But the sole signature of the manager is also possible. जब आपने पूरा सोसाइटी का सारा A to Z डॉक्यूमेंट्स, FDRs, चेकबुक, ये वो जो भी कुछ है सब सोसाइटी के ऑफिस में रखा हुआ है, उसकी चाबी सोसाइटी के मैनेजर के पास में है, वो खास बचता नहीं है. फिर अभी चेक दोगे, 200 रुपए का चेक दिया, बैंक में आजकल एसएमएस आ जाता है विड्रॉल का, तो साइन अगर मैनेजर ने चेक पे कर भी दिया है तो उसका जो एसएमएस या इंफॉर्मेशन आता है, नोटिफिकेशन आता है, वो सोसाइटी का सेक्रेटरी अपने मोबाइल पे मंगा सकता है, तो उसे ये तुरंत पता चल जाता है कि भाई क्या साइन किया कि नहीं किया. सो इन अदर वर्ड्स, मैनेजर हु इज एन ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी कैन बी given authority, delegated authority via amendments in the bylaws, via definitely a general body resolution deciding the type of document to be signed, amount to be signed, and so many other responsibilities. Manager, because he is an officer of the society. Officer of the society means he is duly appointed under the act. Act का मैंने नंबर बताया आपको, उसके अंदर he has been appointed. So this also means कि manager via a general body, a managing committee resolution can be authorized to represent the society before the deputy registrar, before the BMC authorities, before the BMC court, before the cooperative court, and so and so. But there has to be a proper resolution for the same. जैसे आपने एडवोकेट को अपॉइंट करने के लिए रेजोल्यूशन कंपलसरी है, उसका वकालतनामा पे सिग्नेचर लेना कंपलसरी है. सिमिलरली मैनेजर को अपॉइंट करने के लिए भी आपको एक रेजोल्यूशन लेना कंपलसरी है और एक अथॉरिटी लेटर. वकालतनामा इज इक्वल टू अथॉरिटी लेटर. एडवोकेट है तो वकालतनामा बोलते, वकालतनामा इटसेल्फ इज एन अथॉरिटी लेटर गिवन टू द एडवोकेट टू रिप्रेजेंट हिज क्लाइंट. यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करेगा अपने एम्प्लॉयर को. सो मैनेजर विल बी रिप्रेजेंटिंग हिज एम्प्लॉयर, which is perfectly acceptable under rule 76, MCS rule 76 में प्रोविजन है. उस रूल के अंतर्गत आप अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बोल के
आप किसी को भी, नॉट ओनली मैनेजर, कोई भी एमसी मेंबर को भी आप अथोराइज कर सकते हैं। फॉरगेट द एमसी मेंबर आल्सो, आप तो किसी थर्ड पर्सन को भी अथोराइज कर सकते हैं, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोवाइडेड ही इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, द वर्ड इज देयर, इलेक्टेड, एक्ट में लिखा हुआ है इलेक्टेड 220 में, इलेक्टेड और अपॉइंटेड इन बाय वॉट एवर नेम यू मे कॉल इट, ये उसका स्पेसिफिक वर्डिंग है सेक्शन के, कि कोई भी शब्द दे दो उस अथॉरिटी को, मैनेजर बोल लो, मैनेजिंग कमेटी बोल लो, मेंबर बोल लो, या कोई भी बोल लो। अगर आपने लीगल एडवाइजर को अपॉइंट किया हुआ है तो he also becomes an officer of the society provided you have delegated some authority to him. Same with the internal auditor also, and similarly other things. So manager can be delegated authority to sign, issue notices, correspond with members as authorized authority or authorized officer under section 154B 1 bracket 19. ये सब तो ठीक है, but मैनेजर ऑफिसर है सोसाइटी का, so he is also liable, responsible for all civil violations, violations, criminal violations, cooperative violations, एंड आपको सरप्राइज होगा, आप जैसे कि मैनेजिंग कमेटी को अर्जी करते हो कि आप मुझे ये सब डॉक्यूमेंट्स दे दो, वो सेक्शन 154 भी 8 में प्रोविजन है कि आप सोसाइटी को बोलते हो कि मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे दो 1 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके, और सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी नहीं देती है, तो आप सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के खिलाफ कंप्लेंट करते हो, प्रोसिक्यूशन होता है, इट समटाइम्स रेयरली लीड्स टू इवन डिबारमेंट ऑफ द मैनेजिंग कमेटी फॉर नॉट प्रोवाइडिंग द डॉक्यूमेंट, but you can apply to the manager also because he is an officer of the society, and if he is not giving, then he can be prosecuted under section 146 bracket P2 for not providing the documents. So here a trick is कि if you had delegated authority, if the managing committee had delegated authority to the manager to do certain things, देन वो मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है, टिपिकली जैसे बॉम्बे में यूज करते हैं शब्द बकरा बनाया जा सकता है फॉर ऑल दिस वायलेशंस फॉर पनिशमेंट एंड सो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डेप्यूटी रजिस्ट्रार बोलेगा अच्छा आपने मैनेजिंग मैनेजर को अथॉरिटी दिया था, रेजोल्यूशन दिखाओ, रेजोल्यूशन दिखा दिया, अच्छा अर्जी मैनेजर के नाम पे किया था, अच्छा उसने नहीं प्रोवाइड किया, चलो उसको हकाल देने का ऑर्डर निकालता हूँ, ऑर्डर निकाल सकता है। आपने मैनेजर को अपॉइंट किया हुआ है, लेकिन मैनेजर को एजुकेशन देने का काम, ट्रेनिंग देने का काम, सेमिनार, अगर कोई सेमिनार अटेंड कर रहा है उसका काम, और उसके खर्चे जो भी कुछ होना है वो सोसाइटी कर सकती है। सेक्शन 154B-6 रेड विथ 154B-28 में इसका प्रोविजन दिया हुआ है। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि मैनेजर को इतना सब अथॉरिटी दे दिया आपने, लेकिन उसके ऊपर मैनेजिंग कमेटी को हर महीने मैनेजर ने क्या क्या किया हुआ है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो टिपिकली बड़ी सोसाइटीज में, जिसमें 500 मेंबर प्लस सोसाइटीज है, 1500 भी मेंबर की सोसाइटीज है वगैरह, तो मैनेजर को बोला जाना चाहिए कि आप एक मंथली रिपोर्ट बनाओ डेली बेसिस पे, 2 लाइन का, पहली तारीख को ये सारा चीज किया, दूसरी तारीख को ये सारा चीज किया, पहली तारीख को ये सारा खर्चा किया, ये फंक्शनिंग आया, ये एनओसी किया, उसकी एक कंसाइज रिपोर्ट बना के मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग के दौरान हर मेंबर को नोटिस एजेंडा के साथ में भेजना है। एक लिस्ट होगा जिसमें ये लिखा है कि भाई
इस महीने पिछले मैनेजिंग कमेटी मीटिंग और इस वाली मैनेजिंग कमेटी के बीच में ये 25 चेक इश्यू किए हुए हैं। सो डेट, अनिल भाई सिक्योरिटी एजेंसी, अमाउंट और चेक, ये 4 लाइन का एक स्टेटमेंट बना दिया और मैनेजिंग कमेटी को दे दिया। मीटिंग के दौरान मैनेजिंग कमेटी को ये पता चलता है कि मैनेजर ने क्या क्या ढेर सारे काम किए हुए हैं। अब अगर एक्सपेंस का स्टेटमेंट मिल जाता है तो मैनेजिंग कमेटी देख सकती है कि मैनेजर ने क्या क्या खर्चे किए हुए। वो ये भी देख सकती है कि हमने खुद ने क्या क्या खर्चे किए हुए हैं और बाकी मेंबर को पता चलना चाहिए, क्योंकि अभी टिपिकली आज के दिन पे सोसाइटी में सिग्नेचर अथॉरिटी टिपिकली दिया जाता है चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर को, तो बाकी मैनेजिंग कमेटी को पता भी नहीं चलता है कि भाई क्या खर्चा करके बैठ गए लोग। लेकिन जब इस तरह का स्टेटमेंट नोटिस एजेंडा के साथ में आएगा मैनेजिंग कमेटी के पास में, तो चर्चा के लिए उनके पास में एक विषय मिल जाता है और इस पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। So managing committee should take this monthly report of its managers regarding his activities, expenditures, functioning, and approve and record in the MC meeting to ensure transparency. ये एक नई बात नहीं है कि मैनेजर को ये सारे पावर दिए हुए हैं, ये एक कॉमन चीज है। देर आर बहुत से पब्लिक प्राइवेट कंपनीज हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिन्होंने अथॉरिटी मैनेजर को दे रखा है कई चीजें करने के लिए। आप अपना बिजली का बिल उठा के देखेंगे तो उसमें डायरेक्टर साइन नहीं करता है, उसमें अथॉराइज सिग्नेटरी साइन करता है, उसमें मैनेजर ने साइन किया होगा। कई ढेर सारे ऐसे बिल्स देखेंगे आप। बैंक है लेटर से, तो बैंक का मैनेजर ही साइन करता सारा कुछ, उसके डायरेक्टर्स आके साइन नहीं करते, उसके शेयर होल्डर्स आके साइन नहीं करते। सो इट इज नॉट ए न्यू थिंग। मैनेजर को अथॉरिटी अच्छों ने दिया हुआ है, बड़े बड़े लोगों ने दिया हुआ है, बहुत सी कंपनीज ने भी दिया हुआ है। इट्स नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैनेजर को रखा है, जैसे एक फितरत है, फितुर है, एक फॉल्स नोशन बना रखा है कि मैनेजर है ना तो उसको अथॉरिटी दे दिया ना तो वो पक्का मिस अप्रोप्रिएशन करेगा, फंड्स का पैसा खाएगा, वो अथॉरिटी मिस यूज करेगा, कुछ भी साइन कर देगा, सब कुछ कर देगा। लेकिन ये सोचना हाईली गलत है। प्रश्न ये उठता है कि क्या ये सारी चीजें मैनेजिंग कमेटी खुद करती है या नहीं करती है। मैनेजर तो अकेला आदमी है, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी ये घपालेबाजी, ये मिसयूज अथॉरिटी का करना, मेंबर को परेशान करना वगैरह, ये तो मैनेजिंग कमेटी ही सबसे ज्यादा करती है। इतिहास गवाह है, क्योंकि डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में, कोऑपरेटिव कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में, बीएमसी कोर्ट में हजारों केसेस चल रहे हैं, मैनेजर के विरुद्ध में नहीं, मैनेजिंग कमेटी के विरुद्ध में। Friends, we will take a 2-minute break for our sponsors, and then we will revert back for our question and answer sessions. Please hold on till then. Thank you.
Welcome back, friends. We can take up questions by our friends here. क्वेश्चंस ओनली रिलेटिंग टू टुडेज टॉपिक. आज का विषय मैनेजर संबंधित है, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, ड्यूटीज वगैरह वगैरह. फ्रेंड्स हु वांट टू आस्क क्वेश्चन, प्लीज क्लिक ऑन द हैंड सिंबल ऑन योर स्क्रीन. ऐसे एक हैंड सिंबल, उस पर क्लिक करिए. वी विल टेक अप योर क्वेश्चंस इन सीक्वेंस. वी आर टेकिंग अप ओनली वन शॉर्ट क्वेश्चन पर पर्सन. While asking questions, please switch on your video. This webinar does not provide any type of consultations or advice to your personal problems. Friends may ask questions only relating to today's topic. Knowledge and experience sharing is on take it or leave it basis, without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. Okay, our first question is by Mr. Zohaib Khan. Mr. Zohaib Khan, please. Mr. Zohaib Khan, please. Sir, ask your question. Your voice is not audible, sir. Can you hear my voice? Okay, now try. No, if there's some problem, please check out and revert afterwards. Okay, we'll take up next question by Biju Chauhan, madam. Biju Chauhan, madam. हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू. हमारी जो मैनेजर है वो काफी दिनों से सोसाइटी में नहीं आ रही है. उसने काफी सारे मिस अप्रोप्रिएशन किया हुआ है. अभी कमिटी वाले बोल रहे हैं कि वो बीमार है, वो नहीं आ रही, लेकिन उसका हस्बैंड आके सोसाइटी का स्टैंप वगैरह घर पे लेके जाके वो कुछ काम करते हैं. तो वॉचमैन से पता चला कि हस्बैंड हैज टेकन द सोसाइटी स्टैंप, सो दैट वो लोग मेरे लेटर के ऊपर एक्नॉलेजमेंट स्टैम्प का नहीं दे रहे, खाली सही करके दे रहे. तो हाउ इट इज, एंड शी इज बीन नाउ मिसिंग फॉर लास्ट 8-9 months, and she is the one who was on the instruction of the managing committee made anonymous calls to my family members somewhere away. So how responsible and we can pull her in criminology? If you are sure कि मैनेजर इतने टाइम से नहीं आ रहा है, नहीं आ रही है, इफ यू आर श्योर कि सोसाइटी की प्रॉपर्टी, वो जो ठप्पा है आपका सोसाइटी का, वो भी सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, या कोई भी कागज अगर वो घर ले गई है, उसको अथॉरिटी नहीं दिया गया, ना दिया गया होगा एक्चुअली, तो यू, इफ यू आर ए मैनेजिंग कमिटी मेंबर और इफ यू आर ए जनरल मेंबर, you can still make a police FIR against this particular thing. It's not an issue. You are a senior citizen, I can say. Yes, you can I am a senior citizen. You can definitely call up 100 number. Say I am a senior citizen, 65 plus. I want to lodge an FIR. There is a provision in law to lodge an FIR for senior citizens from their residence itself.
नो तो नीड सर फॉर यू इसमें क्या टू हुआ गो है, टू। हाँ, वो जब ये इंक्वायरी हो गई थी पुलिस स्टेशन में, उसको भी बुलाया था कि हु गेव यू द नंबर ऑफ हर ब्रदर सो दैट यू मेड अ एनोनिमस कॉल विदाउट आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ। तो उसने जो नाम बोला ना, वो पुलिस ने रिकॉर्ड पे लिया ही नहीं, और एफआईआर तो बहुत दूर की बात है। मिस अप्रोप्रिएशन भी है मेरे पर, असॉल्ट भी है, गाली गलौज भी है। अभी 154B8 में सोसाइटी को इंस्पेक्शन करवाया, उसमें भी मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए नहीं है, इंस्पेक्शन ही दिया नहीं, और उनकी जो मंथली मीटिंग थी उसके डॉक्यूमेंट्स दे दिए मुझे, जिसके अंदर आई और जे रजिस्टर में मेरा नाम भी क्लियरली नहीं दिया हुआ है। तो मेरी बहुत सारी मैडम वो सारी क्रेडिबिलिटी। बातें आप छोड़ दीजिए, क्या हाँ, हुआ तो क्या करने मैनेजर ने हुआ। ये जो किया उसके लिए पुलिस हाँ, अभी तो अभी आप एफआईआर अलग करो, से नहीं ले रही है। एवरी डे आप हम्म। 100 नंबर पे फोन करो, एवरीडे। और एवरी डे हम्म। एंड से आई एम ए सीनियर सिटीजन, मेरे को इन हम्म। रेसिडेंस एफआईआर रजिस्टर करना है। ओ, इन रेसिडेंस इज माय अथॉरिटी, माय मतलब माय प्रायोरिटी, यस, बीइंग अ सीनियर सिटीजन। यस मैडम, यू कैन गूगल इट। Oh, Okay, you okay, can okay. Google That is it a good and do information. that. Right, right. Now, Thank you so much, sir. Thank if the police still says कि नहीं भाई एफआईआर नहीं बनता है, आप तो खाली एनसी लेंगे, हम्म। तो बोला ठीक है, आप एनसी ले लो, कॉपी दे दो। आप उसके बाद में हम्म। आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है, तो आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करना है। आप वो अपने Under एडवोकेट which के थ्रू कर section? सकते हो। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी कंसल्टेंसी मैडम, आई एम जस्ट गिविंग No, यू which section बेसिक, I can make a yeah, so that you have to complaint contact your from the lawyer. magistrate? You Okay, okay. you can contact your lawyer, Hmm. and he will be able to tell you after listening to your record, to your Okay, okay. to your matter, then he will Hmm. determine the sections. Right. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay, Mr. Zohaib, are you still there? Yes, sir, I'm there. Okay, go ahead, sir. Can you hear me now? Yes, please. Okay, great. So, 20 मेंबर की सोसाइटी है सर, और एक मैनेजर को अपॉइंट किया गया है, और ये मैनेजर खुद नहीं आता है, कोई और आता है उसके बिहाफ पे, और जो ऑफर लेटर जो दिया गया है उस पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि उसके बजाय कोई और आएगा। तो इज दिस समथिंग दैट इज allowed or is this acceptable? Funny question. Yes. Funny question in the sense कि एक आदमी को अधिकार दिया जी, वो अधिकार का दुरुपयोग करके उसने और किसी को भेज दिया, दैट इज क्रिमिनल मिसरिप्रेजेंटेशन। जी, उसको अधिकार क्षेत्र में नहीं है, फिर भी जी, हुआ था। मैनेजिंग कमेटी ने अनिल भाई को अपॉइंट किया और आ रहा है सुनील भाई। सुनील भाई बोलेगा मेरे को अनिल भाई ने अधिकार दिया, पर अनिल भाई को अधिकार देने का सिग्नेचर का पावर नहीं था ना। जी, थर्ड पार्टी को आप अपना बैंक लॉकर का चाबी दोगे क्या? आपका चेकबुक दे दोगे क्या? जी, तो अब ये अनिल भाई उठा के सोसाइटी का प्रॉपर्टी है ना, चाबी है ऑफिस का, सोसाइटी के रिकॉर्ड्स रजिस्टर है, जी, बाकी कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, मेंबर्स के फाइल्स होंगे, तो ये थर्ड पार्टी तो हैंडल नहीं कर सकता है ना। जी, अगर कर सकता है तो आपका इनकम टैक्स का जो भी डेटा है, डॉक्यूमेंट्स है, आप शेयर कर दीजिए सबके साथ में, सबको पार्टिसिपेट करने दीजिए उस चीज में। जी, कल आप यही बोलेंगे कि अरे मेरे इनकम टैक्स के रिटर्न में तो सिग्नेचर मैं करता था, अब और कोई करने लगेगा, तो आपका चेकबुक मुझे दे दीजिए, क्या मैं चेक पे साइन करके बैंक जा सकता हूँ क्या? तो मैनेजर को हमने कभी कभार कांटेक्ट किया कि हमें लेटर आपको देना है, तो ये भी बोलते हैं कि मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं भी फिलहाल बिजी हूँ, हमारा असिस्टेंट भी बिजी है, तो हम वी कैन नॉट अटेंड। सो आई कैन अंडरस्टैंड इफ द पर्सन दैट्स अपॉइंटेड इज समबडी दैट इज आंसरेबल, और जो उसका He असिस्टेंट इज। cannot delegate. Manager is not a managing committee member that he can delegate authority. Further delegation of authority by a delegated authority is not permissible. वो एक पर्टिकुलर सेक्शन वगैरह में है जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट बोला जाता है, अच्छा, उसमें कुछ प्रोविजंस में आप कर सकते हो। ओके।
So Otherwise, no, sir, not possible. committee to stop this activity जहाँ पे manager को जो Don't tell the committee anything. जैसे मैंने विजू चौहान मैडम को सलाह दिया, जी आप यंग हो, आप पर्सनली पुलिस स्टेशन चले जाओ और बोलो ये सब गैर व्यवहार का काम हो रहा है, आप मेरा FIR ले लो. ओके पनिशेबल ऑफेंस है ना, मिस रिप्रेजेंटेशन पनिशेबल ऑफेंस है. ओके और जैसे पैसे का अगर गबन हुआ है तो फिर तो और भी अच्छा है, सोने पे सुहागा हो जाएगा. जी जैसे मैनेजिंग कमेटी का वर्किंग रिपोर्ट होता है, क्या मैनेजर का भी वर्किंग रिपोर्ट होता है विच वी कैन आस्क फॉर? You should prepare it because you are delegating authority to him. Okay. His report, monthly report, should be taken into consideration for the managing committee. Okay. Managing committee should record it in its MC resolutions, so that any subsequent date in future, अगर कुछ problem होती है, तो managing committee can say actually, जैसे 83 सेक्शन में, 88 सेक्शन में, MCS एक्ट में कोई इंक्वायरी होती है कि ये वाला पर्टिकुलर वायलेशन को के लिए जवाबदार जिम्मेदार कौन है. तो अगर ये मैनेजिंग कमेटी बोलती है कि भाई सेक्रेटरी जिम्मेदार है, तो उसके ऊपर से वसूली होती है. यहाँ पे अगर मैनेजिंग कमेटी ने कुछ काम मैनेजर को दे रखे हैं, तो वो मैनेजर लायबल हो जाता है. Okay. तो Right. ये एक इंटरट्वाइन तरीके से अगर काम करते हैं, टिपिकली बड़ी सोसाइटी में हो सकता है, 20-50 मेंबर के सोसाइटी में ये करना वायबल नहीं होता. Right. तो ये मेंबर मांग सकता है ये मैनेजर वर्किंग रिपोर्ट? If there is a provision, you have passed a GB resolution accordingly. जैसे मैंने लेक्चर में क्या बोला कि मैनेजर का क्या क्या ड्यूटीज है, ये 1 to 50 मैनेजर का ड्यूटीज है. ओके उसको क्या क्या अथॉरिटी दिया हुआ, ये 1 to 50 अथॉरिटी दिया हुआ. तो ये रेजोल्यूशन में आना चाहिए. उसके परे जाके या उसके हट के जाके मैनेजर को काम नहीं करना है. राइट. So in that you can always say कि manager will be preparing his manager monthly report, and which should be considered in the managing committee meeting. But again, I'll repeat, this thing is not possible in small or let us say medium societies even, because this is a considerable job actually. Okay. But there is no punishment to the manager, just like a housing society managing committee is answerable to the deputy registrar. So the manager is not answerable to any authority. As I mentioned, if he is an officer of the society, right, under section 2(20), and if he is duly appointed under the provision of 2(20), okay. Only then is he. Since he is classified as an officer, then he is liable to any and all authority, any and all court, up to that extent. जैसे आपने उदाहरण के तौर पे बोला कि भाई मैंने मैनेजर को ये NOC मांगा, मेरा पासपोर्ट के लिए NOC दे दो, मेरे राशन कार्ड के लिए दे दो, मेरी बिजली का बिल का ट्रांसफर के लिए दे दो, या ये वो करने के लिए. और मैनेजर को ये अथॉरिटी डेलीगेट किया हुआ है, मैनेजर काम नहीं करता है. मैनेजिंग कमेटी बोलती है मैंने तो मैनेजर को डेलीगेट कर दिया ये अथॉरिटी, मैंने नहीं, GB ने किया हुआ है, तो वो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, तो उसके खिलाफ कंप्लेंट जाना चाहिए फिर. And how can a member find out if these delegations have been given to the manager? You have to check out your all the GB minutes, general body minutes, SGM ho, EGM ho. Okay. Thank you, Mr. Zoeb, for joining in. Thank you for answering all my questions, sir. Thank you. Anybody else has any other questions? Mr. Naveen Jain, गोयल साहब पूछिए सर. I got two questions related to managers only. One is the appointment letter and leave, number of leaves to be given. These are the two main. Because and there is no role clarity, manager is there, and when he asks, we don't give. And I ask other society, no, there is no appointment letter, and if we give payment by check, payment there is no problem. But he insists on appointment letter.
So what do you comments on appointment letter? Typically, appointment letter has to define various things. है ना कि भाई you are appointed from so and so date to so and so date. Yes. Two also should be mentioned. Two, you know, you are appointed from 1st January 2025 till further notice, or up to 31st December 2025 for 1 year or whatever. So you should write the typical word. अगर आपको लगता है कि मैनेजर को कोई अवधि ड्यूरेशन नहीं देना है, तो you have to write you are appointed from 1st January 2025 till further notice. Your salary will be so and so with an incremental factor of so and so rupees. बोनस एक्ट है, ग्रेचुटी है, प्रोविडेंट फंड है, ये सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी के स्टाफ को नहीं लागू है, तो वो उसको मेंशन नहीं करना है. और यू कैन इवन मेंशन कि सिंस इट इज नॉट एप्लीकेबल टू सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटीज, दिस विल नॉट बी गिवन टू यू एट द कंक्लूड ऑफ योर टेन्योर और टर्मिनेशन of your appointment. Your duties will be so and so timing to so and so timing, yes, so and so days. You will be liable for all records and register of the society. You will be keeping this. So the terms of the appointment of that manager has to be defined. So this is the duty of your managing committee. If you have retained a legal advisor, then it is the duty of that particular legal advisor to draft out this particular thing strategically. You can even keep a manager on a retainership basis, not necessary that you keep him on salary basis. Retainership basis का मतलब ये हुआ कि you have kept him for so and so days, so and so time, so and so period at so and so thing. So his retainership ends after so many days. So he cannot claim कि मैंने 15 साल की सर्विस दी है तो मुझे इतना एक्स्ट्रा देना है या ये देना है. In the appointment letter itself, you can define the paid holidays, the various types of leaves or the paid leaves that can be offered to him, or leaves without pay also. So it is a matter of strategic drafting of the appointment letter, if that is what you are asking, sir. My question is, when he asked for the appointment letter, he insists on the provident fund also. You may insist for the moon and the sun and the moon, but that is not within the parameters of the law. So if he says, I want 50K, I want 5L, I want a loan, I want this, I want that, but that is not the policy, that is not the law. So how are you asking anything? And if at all if that thing is being given, that means it is in violation of the law. So you as a managing committee might agree to it today, but after 5 years, typically in a cooperative housing society, there are people who raise their finger. जैसे बॉम्बे में बोलते हैं उंगली करने वाले, इरिटेट करने वाले, चमचागिरी करने वाले, आपको परेशान करने वाले, ये 2-5 साल के बाद जागते हैं जानबूझ के. वो बोलेंगे आपको तो अधिकार क्षेत्र था नहीं बोनस देने का, भाई आपने अपने जेब से दे दिया होता बात अलग है, लेकिन सोसाइटी के मेंबर में से देने का प्रोविजन नहीं था कानून में, आपने कैसे दे दिया? तो अब वो बोनस का अमाउंट जो 100 रुपया बोनस का दिया उसको 2023 में 2024 में कानून के विपरीत था, इसके लिए अब ये आपका ओमिशन और नेग्लिजेंस है, इसके लिए अब आपको भरना पड़ेगा. उस दिन पे वो जो कुर्सी पे मैनेजिंग कमेटी था उसको. इसकी कहीं पे कोई ड्राफ्टिंग मिलती है, मिल जाएगी, या कहीं गूगल या कहीं पे भी ड्राफ्टिंग एक्चुअली होनी क्या चाहिए अपॉइंटमेंट? क्योंकि आजकल दिन में जो मैनेजर है अच्छे मैनेजर मिलते नहीं है, तो और अच्छे मैनेजर मिलते हैं गोयल साहब, अच्छे मैनेजर मिलते हैं, बहुत अच्छे मैनेजर मिलते हैं, लेकिन जैसा चाहिए वैसा आपको पैसा खर्चा करना है. We are paying already 35,000 per month. We are paying 35,000 per month. It depends on what work you are taking, sir. How much you are squeezing out of him.
कितना निचोड़ रहे हैं उसके अंदर से। आप बोलेंगे कि मैं उसको 10 घंटा काम करवाऊंगा 7 दिन, उदाहरण दे रहा हूँ सर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो 35,000 में कैसे काम करेगा? अगर उसका एक परिवार है, जैसे अभी आपकी सोसाइटी लेटर से पेडर रोड में है और वो आता है बंदा विरार से आता है, तो वो मजबूरी में आ जा रहा है तो बात अलग है, 35,000 में कर देगा। लेकिन जहां उसको किसी ने 40K दे दिया तो आपके लिए वो बुरा बन जाएगा, फिर वो अच्छा मैनेजर नहीं रहने वाला है। प्रॉब्लम ये आती है, वो छोड़ के चला जाएगा। Okay. Can you call it honorarium, sir? Okay. Please do not disturb, sir. I will come back to you with your questions. And Somebody is on the call. and Please do okay. not take. There's no disturbances possible. Okay. We have noted as far as the appointment letter is concerned, power number of leaves generally we should give. You are not regulated by the Got- Industrial Disputes Act Yes. or by the Employment Act or वगैरह वगैरह. Housing societies are not regulated. So it is an internal matter. अब टिपिकली अगर एक कंपनी है तो बोलती है कि भाई साल में हम 33 प्रिविलेज लीव देंगे, 14 दिन का हम सिक लीव देंगे और 7 दिन का कैजुअल लीव देंगे, बाकी लीव लेना है तो विदाउट पे मिलेगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, पब्लिक डेज ऑफ रहेगा। ये सारे आपको डिफाइन करना है। जितना डिफाइन करोगे प्रॉपरली रिकॉर्ड पे तो ही आप उस पे आगे बढ़ सकते हो। Okay. थैंक यू गोयल सर फॉर जॉइनिंग Okay. इन। Thank you. Noted, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर हरिया मेहुल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गो अहेड। जी सर, मैनेजर का अपॉइंटमेंट जीबी से होना चाहिए। फर्स्ट रिकन्फर्म करना चाहूंगा, जीबी से अपॉइंटमेंट होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी एजेंसी को अपॉइंट किया है जो सर्विस प्रोवाइडर है, मैनेजर्स प्रोवाइड करता है, तो वो क्या करता है कि 15 दिन एक बंदे को भेजेगा, 15 दिन दूसरे बंदे को भेजेगा। सो वेदर वो सही रहेगा। और एक क्वेश्चन था कि इफ ही बिकम्स एन ऑफिसर। करके लेते ना क्वेश्चंस, मेरी बुद्धि इतनी बड़ी नहीं है कि मैं 2-3 क्वेश्चंस को रिमेम्बर कर सकूं सर। एक क्वेश्चन लेते हैं पहले। सर ठीक, बोलिए पहला क्वेश्चन। कि जो मैनेजर का अपॉइंटमेंट जीबी से ही हो सकता है और अगर एजेंसी के थ्रू करते हैं तो वो चेंज कर सकता है क्या? ये कनेक्टेड क्वेश्चन। ठीक। सो आपके पास 15 अर्जी आई, अर्जी मीन्स एप्लीकेशन आई मैनेजर के लिए। अगर आप जीबी को पढ़वाना चाहते हो सब 15 अर्जी, तो आपको जनरल बॉडी मीटिंग कॉल करनी है ना? सबको अर्जी देनी है, कॉपीज देनी है। 1500 मेंबर है तो 15 अर्जी आई है तो 150 कॉपीज बांटनी है। 150 नहीं ज्यादा होती, 1500 कॉपीज हो जाती है। जी जी। तो वो अपना रीड करेंगे जनरल बॉडी मीटिंग में, फिर डिसाइड करेंगे। फिर उसमें से 25 मेंबर बोलेगा अनिल भाई को अपॉइंट करने का है, फिर बाकी 50 मेंबर बोलेंगे नहीं सुनील भाई को अपॉइंट करने का, बाकी मेंबर बोलेंगे नहीं इसको अपॉइंट करने का। जो डिसीजन कौन लेता है फिर? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। जो गवर्निंग डिसीजन है वो क्या जनरल बॉडी को अधिकार क्षेत्र है या नहीं? मेरे हिसाब से जनरल बॉडी को इस चीज का अधिकार क्षेत्र नहीं है। 73 सेक्शन में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्निंग अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ एमसी को दिया हुआ है आपने। तो अपॉइंटमेंट तो किसको अपॉइंट करना है, टर्म्स कंडीशंस क्या होगा, वो तो मैनेजिंग कमेटी को डिसाइड करना है। अब जीबी के पास में ये बोलना है टू डिस्कस एंड डिसाइड टू कीप ए मैनेजर फॉर द सोसाइटी अप टू हायर बजट सो एंड सो वगैरह वगैरह, वो सब चीज। जनरल बॉडी बोलती है ठीक है आप अपॉइंट करो मैनेजर को, उसका मैक्सिमम टारगेट पगार होएगा 100 रुपया पर महीना। अब बाकी क्या करना है क्या नहीं करना है आप जनरल बॉडी से नहीं करवा सकते सर जी। कई लोग बोलते हैं मेंबरशिप ट्रांसफर अप्रूव करने का काम जनरल बॉडी का है। पूरा फाइल घुमा दो, जब तक वो फाइल घूम के आपके पास में आएगी उसमें से आधे पन्ने गायब हो चुके होंगे। आई एश्योर यू, अगर मैं किसी जनरल बॉडी मीटिंग में बैठा हूँ, मेरे पास फाइल आई तो मैं उसमें से 2-3 पन्ना चुपचाप निकाल ही लूंगा, खाली मस्ती मस्ती में।
और तब तक जनरल बॉडी का प्रोसीडिंग रोक के रखेंगे, क्योंकि फाइल घूम के आनी है ना। 5 मेंबर की ट्रांसफर फाइल आई है तो सब जगह घूमेगी सारे लोगों के बीच में, और फिर मैनेजिंग कमेटी के पास में आएगी। तो इसके 2 घंटे अगर निकल जाते हैं उदाहरण के तौर पे, तो जो जनरल बॉडी की मीटिंग है उसको रुका के रखेंगे, जनरल बॉडी का जो कार्यभार होना है उसको भी रुका के रखेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका खुलासा तो होना चाहिए ना मिस्टर मेहुल, कि अथॉरिटी किसको दिया हुआ ये सब कामों के लिए। अभी जैसे शायद विजू मैडम ने बोला कि नहीं मैनेजर और किसी को रखा हुआ है, लेकिन उसका पति आके काम कर रहा है। जैसे खान साहब ने बोला कि और कोई आता है, ऐसे अलग अलग परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं। तो कोई भी कुछ भी काम कैसे भी कर ले, वो जैसे मेरा एक फेवरेट है, बनिया की दुकान चलाने के बराबर है, कुछ भी चलता है कभी भी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न क्या है नील सर? सर जो स्कोप ऑफ वर्क जो उसका डिफाइन किया जाता है, तो वो पब्लिक का करना चाहिए, यानी मालूम होना चाहिए। और अगर वो ऑफिसर की डेफिनेशन में अगर आ जाता है मीन्स वो, तो फिर विल ही बी अकाउंटेबल? थोड़ा बहुत जाहिब सर ने बोला, लेकिन इसके ऊपर और क्लैरिटी मोर मैं आपसे लेना चाहूंगा। If he is an officer of the society, which he is under that particular section, if you have delegated authority to him, or even if you haven't delegated authority to him, yeah, he is still 100% liable for anything which he is doing. okay, He is still liable for everything. Now, if you have delegated certain authority to him, so because of the delegation, only and only the manager is liable for that particular activity. okay, So the MC gets absolved, MC छूट जाता है। भाई मैंने तो इसको 100 रुपए का चेक साइन करने तक का अथॉरिटी दे दिया, इसने अगर 50 रुपए निकाल लिया, 100 रुपए निकाल लिया, हमको नहीं पता चला, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्रिमिनल विकारियस लायबिलिटी बोलते हैं जिसको, वो तो मैनेजर के ऊपर है। तो सही बात है, लेकिन इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैनेजर क्या कर रहा है उसको एक रिपोर्ट बनाने को बोलो, उसका एक स्टेटमेंट बनाने को बोला कि क्या क्या खर्चा कर रहा हूँ मैं, क्या क्या एक्टिविटी किया है, और उसको मैनेजिंग कमेटी में अप्रूव करने को बोलो। अब इससे क्या होगा कि अगर मैनेजिंग कमेटी ने वो रिपोर्ट देख के अप्रूव कर लिया, तो मैनेजर ने जो भी कुछ अच्छा या बुरा काम किया, गलत किया, बिकॉज यू हैव अप्रूव्ड इट इन द एमसी मीटिंग, द एंटायर एमसी बिकम्स लायबल अगेन। तो ये इंटरट्वाइनिंग वाला काम आपको करना है। ये टिपिकली बड़ी सोसाइटीज में ही हो सकता है जी। और सर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी एजेंसी के साथ में, कोई सर्विस प्रोवाइडर के साथ में, वो मैनेजर्स चेंज करते रहता है एवरी 15 डेज। समझ लो कोई उसके पास मैनेजर है, उसको छुट्टी चाहिए तो उसको छुट्टी देंगे, उसकी जगह पे दूसरा मैनेजर भेजेंगे, 15 दिन के बाद और तीसरा आएगा। सो दे कीप ऑन रोटेशन। तो पता नहीं चलता, अपने सर्वेंट बदली की बाई छोड़ जाती है। जी जी, है ना? घर में जो सर्वेंट होती है वो नहीं आती है, तो बोलते मैं बदली में किसी को छोड़ जाता हूँ, छोड़ जाती हूँ जी। वो कंसेप्ट आप बोल रहे हैं क्या? जी जी, ऐसे चल रहा है, क्योंकि वो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी है, मैं आपको मैनेजरियल सर्विसेज देते रहूंगा। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके साथ में, और कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं किया है, एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है। मेहुल जी, ऐसा है कि जो सेक्शन में जो वर्ड ऑफिसर लिखा हुआ है ना, दैट परटेन्स टू एन इंडिविजुअल पर्सन, नेचुरल पर्सन। ओके, मैं नेचुरल हूँ। ओके, एजेंसी इज नॉट ए नेचुरल पर्सन। ओके, एजेंसी इज एन एंटिटी। तो आप उसको ये काम नहीं दे पाओगे। You got it? He can only provide you a manager. He becomes an officer. You delegate authority to him to do so and so, so and so. You may delegate, you may appoint a manager for only 3 months only through that agency. Do the entire exercise repeatedly, every 3 months, every 6 months. आप एजेंसी को साइनिंग अथॉरिटी दोगे क्या? क्योंकि एजेंसी तो ऑफिसर नहीं है। इट इज ओनली पर्टेनिंग टू अ वर्ड नेचुरल पर्सन। तो क्या करना है अभी आपको? जैसे इलेक्शन है, तो देश का इलेक्शन है, तो कौन खड़ा हो सकता है? नेचुरल पर्सन, या आप कंपनी को भी खड़ा करोगे, या बोर्ड में किधर ऐसा सिस्टम है क्या कि भाई कंपनी में खड़ा करोगे?
करेक्ट। या आपके कंपनी का फ्लैट है आप सोसाइटी में, कंपनी का फ्लैट है, रिमेंबर इंडिविजुअल नाम पे नहीं है, तो नेचुरल पर्सन नहीं है अभी वो, जी तो कंपनी के फ्लैट वाला क्या इलेक्शन लड़ सकता है क्या? एमसीएस रूल में लिखा हुआ है, इंडिविजुअल का वोट दिया हुआ है। तो ये कोई भी सोसाइटी में कुछ भी बनिया के दुकान का काम हो रहा है तो can't help it, sir. We'll take up one last question if you have, then we'll switch on to somebody else. सर, तो यही जानना था कि अगर अब कुछ गलती पाई गई, ऑलरेडी 83 चल रहा है, 88 लगने वाला है, अब कुछ पाया गया समझ लो, तो वो जिम्मेदारी किसकी गिनी जाए? क्योंकि अभी क्या हो रहा है, वो जानबूझ के इट्स ए ट्रिक यूज्ड बाय मैनेजिंग कमेटी कि वो एजेंसी को अपॉइंट किया, एजेंसी का कोई रेटिफिकेशन नहीं किया जीबी में, और वो मैनेजर एवरी 15 डेज में चेंज करते रहेगा, 30 डेज में चेंज करेगा, कभी वापस वो पहले वाला आ जाएगा, कभी तीसरा आ जाएगा, कभी दूसरा आएगा, ऐसे चलते रहेगा। कंफ्यूजन क्रिएट करना है, यानी कि जिम्मेदारी किसका है वो मालूम नहीं पड़े, इसके लिए वो लोग ये ऐसा सब कुछ ट्रिक नहीं करें। है, आप 89A का इंस्पेक्शन डलवा के ये सब चीज में कर सकते हो। तो 89A के इंस्पेक्शन रिपोर्ट पे आ जाएगा कि सोसाइटी इज बीइंग मैनेज्ड बाय ए नॉन नेचुरल पर्सन, दैट इज Okay. फर्स्ट वायलेशन। देन Okay. अगर आप डायनेमिक हो तो आप कोऑपरेटिव कोर्ट में मैटर डालो कि भाई ये तो नॉन नेचुरल पर्सन को वायलेशन क्या है। ऑफिसर का डेफिनेशन में लीगल एंटिटी का तो वर्ड नहीं दिया हुआ है। सेक्शन 220 आप रीड कर लीजिएगा एक बार ध्यान जी से। जी या जी तो अगर आपके पास में वो जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल है, 154B राइट, थैंक यू सर। 154B1 ब्रैकेट 19 में क्लियर कट डेफिनेशन दिया और बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है सर। एनीवे, थैंक यू मिस्टर मेहुल फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सर। मिस्टर नवीन जैन, आप कुछ बोलना चाह रहे थे या पूछना चाह रहे थे? नहीं, मैं हेलो सर, हाँ मैं ये खाली ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे छोटी सोसाइटी होती है ना, उनके लिए तो मैनेजर रखना पॉसिबल नहीं है, और फ्रॉम 100 to 200 ऑल्सो क्या होता है कि जैसे टावर 200 का हुआ, उसमें आगे छोटी सोसाइटी के मेंबर शिफ्ट होके परचेस कर लिया, उनके दिमाग में ये रहता है कि मैनेजर क्यों रखना, हम तो हमारी सोसाइटी में खुद करते थे काम, माने कमिटी करती थी, लेकिन 200 मेंबर की सोसाइटी में कमिटी को करना पॉसिबल नहीं है, 200 मेंबरों का काम, तो मैनेजर तो रखना पड़ेगा, लेकिन मैनेजर की सैलरी वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है मेंबरों को, क्योंकि वो छोटी छोटी सोसाइटियों से आए हुए हैं जहाँ वो खुद करते थे और पॉसिबल साहब ऐसा है कि मैनेजर, जैसे मैंने मिस्टर मेहुल को बताया कि मैनेजर रखने का काम, डिसीजन किसका है? मैनेजर रखने का डिसीजन किसका है? वो जनरल बॉडी का है। Yes. वो जो पुराने टेनेंट्स है उनका डिसीजन नहीं है, जनरल बॉडी का डिसीजन है। तो आपने जनरल बॉडी में बुलाया, लेट्स डिसाइड टू कीप ए मैनेजर फॉर सो एंड सो, उस पे जनरल बॉडी ने अगर ये बोला, इंपॉर्टेंट थिंग, जनरल बॉडी ने अगर ये बोला मैनेजर नहीं रखना है तो मैनेजर नहीं रख सकते आप। और अगर सिंपल मेजॉरिटी अटेंडी 50 लोग हैं, उसकी सिंपल मेजॉरिटी होती है 26 लोग। अगर 26 लोगों ने ये डिसाइड कर लिया, रेजोल्यूशन पास कर दिया कि मैनेजर रखना है, तो बाकी जो 76 मेंबर है सोसाइटी में, 100 मेंबर के, उनका कोई अर्थ ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं रह जाता। क्योंकि कानून क्या बोल रहा है, सेक्शन 72 क्या बोलता है, जनरल बॉडी डिसीजन इज सुप्रीम एंड फाइनल। अब जनरल बॉडी का मतलब ये नहीं है, जनरल बॉडी सिंपल मेजॉरिटी का डिसीजन सुप्रीम है, बाकी लोग तो हाँ ना करते रहेंगे। लेकिन अगर जीपी में बोल दिया कि नहीं ये तो फाइनल है, तो अब उसके अंदर आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं क्या चाहता हूँ इंडिविजुअली, वो क्या चाहता है इंडिविजुअली। सोसाइटी तो कोऑपरेटिव मूवमेंट है सर जी, जो सब तय करेंगे, सब मीन्स जनरल बॉडी में जो आया वो, बाकी का साइलेंट कंसेंट माना जाता है अपने आप ही, है ना। जैसे 100 मेंबर के सोसाइटी है, उसमें से 40 लोग आए जनरल बॉडी का मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो 60 मेंबर ने ये बोला कि भाई नोटिस मिली है, हम नहीं आ सकते, आप जो फैसला करोगे हमको माननी होगा। तो वो सेक्शन 72 में लिखा हुआ है
अब वो चिल्लाएगा नहीं मैं तो था नहीं, मेरे को एप्लीकेबल नहीं है, तो वो तो बनिया की दुकान का फॉर्मूला हो गया। जैन साहब और कोई प्रश्न है आपका? नहीं, थैंक्स। मिस्टर वेगस, योर क्वेश्चन प्लीज। गुड इवनिंग सर। सर मेरा फॉलो अप क्वेश्चन ही है, एक्चुअली आपने थोड़ा आंसर कर भी दिया है इसको। वी हैव अ 84 मेंबर सोसाइटी जिसमें हमने एक पार्ट टाइम मैनेजर रखा हुआ है विच हु कम्स एट 3 o'clock एंड लीव्स एट 6, मतलब 3 घंटे का। अब कुछ मेंबर्स हैं वो बोलते हैं कि मतलब जनरल मेंबर्स हु कम अप सेइंग कि हमको फुल टाइम मैनेजर चाहिए। अब एज अ सेक्रेटरी मुझे पता है कि 3 घंटे में काम हो सकता है एंड 6 days वर्किंग है, एक दिन छुट्टी है उसकी। तो इसमें who has the upper hand, like as the managing committee can we decide that 3 घंटे का ही होगा, या फिर general body we can force us, or some members can request for it to have a full time manager? As I mentioned to Mr. Mehul, to Mr. Jain, this decision has to be discussed in a general body meeting. The terms, conditions, pagar pani, holidays, timings, वगैरह वगैरह has to be discussed and recorded in a GB resolution. If it is recorded in a GB resolution, then this parameter which you have asked is outside the scope of the managing committee. Managing committee cannot decide for the society. In those things specifically which was decided or for which there was an agenda there in the AGM or SGM. अगर वो नहीं है तो आप अपना डिसीजन ले सकते हो, and then you are protected from any omissions charges under section 77 of the act. Section 77 बोलता है कि चलो भाई ठीक है, छोटी मोटी गलती है तो उसको माफ करा जाए, वो अधिकार क्षेत्र रजिस्ट्रार को दिया माफ करने का। But as such, managing committee part time, full time, ये time, वो time, holidays, फला ठिकाने का decide नहीं कर पाएगी। All right. Thank you, sir. Thank you, Mr. Rodriguez, for joining in. Next question is by Mr. Francis Menezes. Last question is by Mr. Francis Menezes. Mr. Francis. Yes, sir. So regarding member or family member can be appointed as a manager? There is no problem appointing a member's family member as manager, paid manager or free manager, pro bono manager or whatever, provided the same again is approved in a GB meeting. Okay. Any other questions? You can have one more question if you require. Okay, with the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody. Thank you. With the next one. Thank you. Thank you. Thank you, sir.